अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास हमारी रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम नहीं आई थी तो हमें नहीं पता था कि जो ये चैप्टर 11 है ये किस तरह इसके क्वेश्चन आएंगे। क्लासरूम में हमने भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करवाए थे बच्चे के, लेकिन जब ये मॉडल पेपर इसका आया और इसकी जो पेयरिंग स्कीम आई बेटा, उससे आपने देख ली होगी, मैंने भी ये बता दी है चैनल पे पेयरिंग स्कीम। ये पहली बार इंग्लिश में चेंज हुआ कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले लॉन्ग नहीं आते थे, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन कितने, 4 नंबर के हैं। अच्छा, इससे मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। खुश हूँ क्यों हुआ हूँ? मज़े नंबर मुफ्त के ले सकते हैं, क्योंकि ये होगा क्या कि 2 सवाल आएंगे और उसमें से एक करना है। ठीक है, 2 आएंगे उसमें से एक करना है, और ये दोनों किस में से आएंगे? 11वें चैप्टर से। और ये देखें, मैंने आपके लिए आसान, बिल्कुल आसान करके, और जिसके में 4 में से 4 नंबर पूरे आएंगे, ये मैंने लिख दिए हैं। और ना सिर्फ लिख दिए हैं बेटा, आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। जो जो लफ्ज़ों, जो जो लिखा हुआ है ना उस क्वेश्चन में, मैंने उनकी इमेज बनाई है और फिर बोल के बताया है। आप यकीन करें, वीडियो सुनेंगे आपको मज़ा भी आएगा। आपको ये ड्रामा सुनते हुए मज़ा आएगा। आपने हालांकि पढ़ा हुआ होगा। ये टोटल इसके 10-11 क्वेश्चन है, टोटल यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल यही है। मैंने इसको बोल के भी बताया, आपको ये ड्रामा सुनने भी मज़ा आएगा और आपको ये याद भी हो जाएंगे। और कितने मज़े की बात है, ये इस एक चैप्टर से 2 लॉन्ग आएंगे, 2। आपको एक करना है, मतलब इनमें से कोई एक आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन बेटा मैं कहता हूँ ना छोड़िएगा, क्योंकि आप जब सुनोगे ना आपको मज़ा भी आएगा और सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। और फिर मज़े की बात है, मैं आपको इसके नोट्स भी आपको ये दे दूंगा, लेकिन एंड पे बताऊंगा। पहले सुनना पड़ेगा कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। और मैंने आपके लिए उर्दू भी लिखी है यार, इतनी मेहनत आप देख लें कौन करता है। और आपको मज़े की बात बताऊं, आपके पास जो नोट्स होंगे यूनिक, सनशाइन, या जो भी होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने वैसे देखे नहीं कि उनमें ये लॉन्ग एज अ लॉन्ग लिखे हैं या नहीं, क्योंकि पहले तो ये हमें पता ही नहीं था ना कि शॉर्ट आएंगे कि लॉन्ग आएंगे। तो अब तो जब पेयरिंग स्कीम आई है तो हमें पता चला ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो 2 आएंगे, एक करना है। मतलब बेटा जो आप करने जा रहे हो ना, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का आना ही आना है। तो बेटा वीडियो को बेटा आप आराम से किसी कोने में बैठ के सुनना है। इंशाल्लाह ये याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। वीडियो को स्किप नहीं करोगे, आराम से अकेले बैठ के सुनोगे, याद आपको हो जाएगा। ठीक है जी, तो वीडियो को सुनना है बेटा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। बहुत मेहनत आपके लिए मैं करता हूँ, और मेरे लिए दुआएं भी करना। और वीडियो सुनने के बाद आपने बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अच्छा बेटा, एक चीज़ मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी चीज़ बता दूं। इसके जो क्वेश्चन है ना, ये वाहिद ड्रामा है जिसके क्वेश्चन आंसर हैं, जिसके क्वेश्चन मुश्किल हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए आंसर बहुत ही आसान करके लिखे हैं। और इसमें मार्क्स भी, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, अपने टीचर को दिखा दीजिएगा। मैं असल ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आपने परेशान नहीं होना, पहले सुनना है। जब आप आंसर सुनेंगे ना तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा कि असल में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आराम से बस आपका काम है बैठ के सुनना, और मेरा काम है आपके दिमाग में ये चीज़ डालना। चलें जी, शुरू करते हैं जी बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू द एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ मिसिस स्लेटर एंड मिसिस जॉर्डन रिवील अबाउट देयर ट्रू मोटिवेशंस? हाउ डू दीज मोटिवेशंस इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर थ्रू आउट द प्ले? अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले इसको देखें कि जो ये 2 बहनें हैं जिसका नाम मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन है, कि इनके जो अ, रवैये हैं, एक्शन हैं, और जो इनके अल्फाज हैं, वो उनकी किस तरह नीयतों को जाहिर करते हैं। और हाउ डू दीज मोटिवेशन, और उनकी जो ये नीयत है वो किस तरह असरअंदाज होती है पूरे प्ले के अंदर। अब ये जो बात मैंने बोली है, पहले इसको समझ लें कि इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। देखिए, इनका फादर जो है ये मतलब इनकी नज़र में इसकी डेथ हो गई है, हालांकि ये मरा नहीं है। इन्होंने समझा कि ये मर गया है। अब बज़ाहिर तो ये खड़ी हुई कह रही हैं कि हो हमें बाप की बड़ी फिक्र थी, लेकिन ये आपस में चीज़ों के बारे में लड़ रही हैं। वो कह रही हैं अब बाबा की ये चीज़ मेरी मेरी होनी चाहिए, ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, ये मेरी होनी चाहिए। और वैसे बातों में क्या कह रही हैं, हो अब्बा बड़े प्यारे थे, हमें तो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अब्बा प्यारे थे। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो एक्शन है,
यानी वो काम क्या कर रही हैं, चीज़ों को खींच रही हैं, एक दूसरे से ले रही हैं। और जो उनके अल्फाज हैं वो किस तरह उनकी नीयतों को जाहिर कर रहे हैं, और हाउ डू, और फिर इनकी ये नीयतें पूरे प्ले में किस तरह बिहेव कर रही है। तो इसी पे सारा ड्रामा है ये। तो आंसर देखते हैं जी। द एक्शन एंड वर्ड्स ऑफ मिसिस स्लेटर एंड मिसिस जॉर्डन क्लियरली शो दैट दे केयर मोर अबाउट मटीरियल थिंग। उन्हें अपनी चीज़ों की ज़्यादा फिक्र हो रही है, मतलब मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ। तो clearly show that the care more about material things that than real love for their father father। मतलब बाप से मोहब्बत नहीं, उन्हें सच्चा मोहब्बत वाला चक्कर नहीं, बल्कि उन्हें ज़्यादा फिक्र किस चीज़ की हो रही है, मटेरियल थिंग की। उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि उनके एक्शन और वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है। तो ये पता चल रहा है, क्लियरली शो हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि उन्हें तो बाप की तो फिक्र ही नहीं है, वो तो सामान के पीछे पागल हो रही हैं, लड़ रही हैं। तो ये शो कर रहा है कि दे केयर मोर अबाउट मटेरियल थिंग देन रियल लव ऑफ देयर फादर। एज सून एज दे थिंक ही इज डेड, जब उन्हें पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है, दे स्टार्ट डिवाइडिंग हिज थिंग्स। वो उनकी चीज़ें जो हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, ये मेरी है, ये मेरी है। तो विदाउट इवन चेकिंग प्रॉपरली, उन्होंने इनको चेक भी नहीं किया कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। इन्होंने बहरहाल यही समझा कि वो मर गए हैं। दिस शोज देयर सेल्फिश नेचर। ये क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, सेल्फिश है। ठीक है। अब पहले पैराग्राफ में बेटा हमने क्या बात की है कि उनके जो अल्फाज और उनका अमल है वो बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है कि उन्हें चीज़ों की ज़्यादा फिक्र है, अपने बाप से मोहब्बत नहीं है। और क्यों हमें क्यों ऐसे लग रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि उनका बाप मर गया है, तो वो बाप को रोने धोने की बजाय चीज़ों को तकसीम करना शुरू कर देती हैं कि ये मेरा है और ये मेरा। हालांकि उन्होंने उसको चेक भी नहीं किया प्रॉपर कि भाई वो जिंदा है या हॉस्पिटल हम उसको ले जाएं, या मर गया, ये भी नहीं चेक किया, बस चीज़ें डिवाइड करना शुरू कर दी। ये शो करता है कि वो कैसी हैं, सेल्फिश नेचर की हैं। बोथ सिस्टर ट्राई टू लुक मोर केयरिंग देन अदर, बट इट इज़ ओनली फेक बिहेवियर। इस जुमले का मतलब ये है कि वैसे तो दोनों ऐसे शो करवा रही हैं बाप को कि भाई मैं तो उसके लिए आई हूँ, बाप के लिए आई हूँ, वो मेरे फादर की डेथ हो गई है। द बो सिस्टर ट्राई टू लुक, वो ट्राई करती हैं कि नज़र आने के लिए कि वो तो केयरिंग है, एक दूसरे, मैं उससे ज़्यादा केयरिंग हूँ, मैं उससे ज़्यादा केयरिंग हूँ, बट इट इज़ ओनली फेक बिहेवियर, वो झूठा बिहेवियर है। द रियल पर्पज इज़ टू गेट फर्नीचर एंड इंश्योरेंस मनी। असल तो वो किस लिए आई हैं, बाप के लिए नहीं आई भाई, ताकि ये जो कीमती उसकी चीज़ें हैं, फर्नीचर है और जो उसकी इंश्योरेंस के पैसे मिलने उसको लेने आई हैं। दीज सेल्फिश मोटिवेशन मेक देम स्पीक पोलाइटली बट एक्ट डिसऑनेस्टली। बेटा ये दो लफ्ज़ आपने ज़रूर यूज़ करने हैं कि वो बोलने में तो क्या कर रही हैं, बड़ा प्यार से बोल रही हैं, हाय मेरे अब्बा जी, मेरे अब्बा जी, लेकिन एक्ट डिसऑनेस्टली कर रहे हैं, चीज़ें खींच रही हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ठीक है। तो देयर बिहेवियर शोज दैट इन देयर फैमिली ग्रीड, लालच है, हैज़ रिप्लेस लव एंड रिस्पेक्ट। मोहब्बत और एहतराम की जगह किसने ले ली है, ग्रीड ने ले ली है, यानी लालच ने ले ली है। अच्छा अब बेटा ये मैंने जो हाईलाइट किए हैं, क्योंकि जाहिर है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें पूरा इसका ये थीम लिखना पड़ेगा। अब पूरे क्वेश्चन में हमने क्या बात की है भाई, हमने ये कहा, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि सिंपल क्वेश्चन कि भाई जो उन दो बहनें हैं उनके जो अमल है और अल्फाज हैं किस तरह उनकी नीयतों को जाहिर कर रहे हैं। तो वही हमने बताया कि वो क्लियरली शो कर रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा चीज़ों का की हवस है, बाप से मोहब्बत नहीं है उन्हें। जैसे हमें कैसे पता चला कि जैसे ही वो देखते हैं कि उनका फादर की वो समझते हैं कि उनके फादर की डेथ हो गई है, वो उन्होंने दे स्टार्ट डिवाइडिंग हिज थिंग, उन्होंने उनकी चीज़ों को तकसीम करना शुरू कर दिया और उनको चेक भी नहीं किया बाप को कि जिंदा है मर गया। ये शो कर रहा है कि ये किस नेचर की है, सेल्फिश नेचर की है। हालांकि
जो अब अल्फाज वाली बात आ गई, दे बोथ सिस्टर ट्राई टू लुक मोर केयरिंग देन अदर, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे शो करवानी, मैं अपने बाप की ज़्यादा केयर करती थी या करती हूँ, बट इट इज़ ओनली फेक बिहेवियर, ये फेक है। देयर रियल पर्पज़ क्या है उनका, टू गेट द फर्नीचर एंड द इंश्योरेंस मनी, वो क्या लेना चाह रही हैं, फर्नीचर लेना चाह रही हैं और मनी लेना, पैसा लेना चाह रही हैं जो बाप का मिलना था इंश्योरेंस की वजह से। दीज सेल्फिश मोटिवेशन मेक देम स्पीक पोलाइटली, वो सेल्फिशनेस की वजह से बोल तो वो बड़ी पोलाइटली रहे हैं, बट एक्ट डिसऑनेस्टली रहे हैं, यानी ना इंसाफी के चीज़ें खींच रहे हैं एक दूसरे से। देयर बिहेवियर शोज दैट इन देयर फैमिली, उनकी जो फैमिली में ग्रीड हैज़ रिप्लेस्ड लव एंड रिस्पेक्ट, के लालच ने मोहब्बत और एहतराम को रिप्लेस कर दिया है, तब्दील कर दिया, मतलब वहाँ मोहब्बत और एहतराम नहीं रहा बल्कि लालच नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट ओवर मिस्टर मैरी वेदर्स पोसेशन ड्राइव द प्लॉट ऑफ द प्ले, व्हाट डज दिस कॉन्फ्लिक्ट रिवील अबाउट द करेक्टर्स वैल्यू एंड प्रायोरिटीज। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो मिस्टर मैरी वेदर है, मिस्टर वेरी वेदर कौन है बेटा, जो इनके ये फादर हैं, ये वाले जो इनको लगा है कि ये मर गए हैं, ये इसका शोहर है, लेकिन ये जो मिस्टर मैरी वेदर, ये जो इनका फादर है जो मर गया है, कि उसकी जो पोसेशंस हैं, पोसेशंस मतलब ये जो उसकी चीज़ें हैं जिन पे लड़ाई झगड़ा सारा हो रहा है, ये सारी उनकी जो कीमती चीज़ें हैं, इनको पोसेशन बोलते हैं, बिलोंगिंग, कीमती चीज़ें, पोसेशन, मलकियत। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो मिस्टर मैरी वेदर की पोसेशन है, जो उस मैरी वेदर की बाप की जो मलकियत है, वो किस तरह ड्राइव करती है प्ले को, यानी ड्रामे में वो किस तरह झगड़े जो हो रहा होता है, मिस्टर वेदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है मिस्टर वेदर की मलकियत पर, ये प्ले में किस तरह आगे चलती हैं, और व्हाट डज द दिस कॉन्फ्लिक्ट रिवील, और इस झगड़े से क्या जाहिर होता है, जो करेक्टर हैं हमारे, ये दो करेक्टर हैं, इनकी क्या चीज़ें जाहिर होती हैं। तो ये तो हम ऊपर भी बात करके आए हैं, बहुत आसान है कि द फाइट जो हो रही है, लड़ाई हो रही है मिस्टर मैरी वेदर की बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग मतलब मलकियत, चीज़ें, पोसेशन, उसी की वजह से तो एक मेन टेंशन ड्रामे में क्रिएट हो रही है, स्टोरी में क्रिएट हो रही है, इसी पे तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना चीज़ों पे, कि मैंने ये लेना, मैंने ये लेना। तो वो कहता है कि द फाइट ओवर मिस्टर मैरी वेदर्स बिलोंगिंग क्रिएट द मेन टेंशन इन द स्टोरी। द सिस्टर्स आर्ग्यू अबाउट हु डिजर्व द फर्नीचर एंड इंश्योरेंस मनी। दोनों बहनें जो हैं वो आर्ग्यू कर रही हैं, वो बहस कर रही हैं, लड़ रही हैं, किस क्या कह रही हैं कि मैं डिज़र्व करती हूँ जो ये अब्बा जी का फर्नीचर है, जो और इंश्योरेंस के हमें पैसे मिलने हैं, वो दोनों ही एक दूसरे से झगड़ रही हैं कि ये कह रही है कि इसकी मालिक मैं बनूंगी, इसकी मालिक मैं बनूंगी। तो द सिस्टर्स आर्ग्यू अबाउट हु डिजर्व द फर्नीचर एंड द इंश्योरेंस मनी। अब इससे क्या शो हो रहा है, दिस शो देयर, ये उनके ग्रीड यानी लालच को, उनकी जेलसी को, और लैक ऑफ मोरल वैल्यू, कि उनमें अखलाकी अकदार नहीं है, इस चीज़ को शो कर रहे हैं। तो उसने ऊपर यही पूछा था ना कि उनकी वैल्यू और प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं, भाई वो लालची हैं, वो जेलसी हैं, और उनमें अखलाकी कदरें नहीं हैं। दे केयर मोर अबाउट द मनी, उन्हें पैसों की, चीज़ों की ज़्यादा है, फादर की नहीं है। द कन्फ्लिक्ट शोज दैट मटीरियल गेन, वो चीज़ें उठाना चाह रही हैं, इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू देम देन फैमिली, उनके फादर और फैमिली से ज़्यादा उनके लिए क्या चीज़ें अहम है, चीज़ें, मटीरियल ज़्यादा अहम है। द आयरनी बिकम स्ट्रोंग व्हेन मिस्टर मैरी वेदर इज़ फाउंड अलाइव। कहते हैं कि उनकी जो ये लालचपन है, ये और मज़े का देखने को जब, और ये हक्की बक्की रह जाती हैं जब मिस्टर वेदर उठ खड़ा होता है, विच एक्सपोजेज देयर हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी कहते हैं मुनाफकत। वो कहते हैं असल में हुआ क्या था कि ये मरा नहीं था, इन्हें लगा था कि ये मर गया है, और जब ये इनकी चीज़ों पे लड़ रहे होते हैं ना, इस तरह लड़ रहे होते हैं, तो ये उठ के खड़ा हो जाता है। तो वो कहता है कि इनकी मुनाफकत हमें कब नज़र आती है, जब ये उठ के खड़ा हो जाता है। तो ये सारा हम दोबारा इसको समराइज कर लेते हैं कि द आईनी बिकम स्ट्रोंग
व्हेन मिस्टर मैरी वेदर इज़ फाउंड अलाइव, जब वो ज़िंदा उठ जाता है तो इससे उनकी मुनाफ़कत ज़ाहिर हो जाती है उस बूढ़े पे। तो पूरे उसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि जो मिस्टर मैरी वेदर है, जो बूढ़ा है, उसकी जो मलकियत है वो किस तरह ड्रामे में चल रही है, झगड़ा पैदा कर रही है, और उससे आगे जाके उस झगड़े से हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, जो करैक्टर हैं उनसे क्या चीज़ें उनकी देखने में मिल रही हैं। तो हमारा आंसर है कि जो लड़ाई हो रही है मिस्टर वैदर की चीज़ों पर, बिलोंगिंग्स पर, तो यही तो असल मेन टेंशन है, यही तो मेन स्टोरी है। दोनों बहनें जो हैं वो झगड़ रही हैं कि मैं ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, जो अब्बा जी का फर्नीचर है और इंश्योरेंस की मनी है ये मैं ज़्यादा डिज़र्व कर रही हूँ। तो इससे हमें लग ये रहा है, उन्हें पूछा था क्या शो होता है, तो ये शो हो रहा है कि ये लालची हैं, ये जेलसी हैं, और इनमें अखलाकी कदरें, लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़ हैं। दे केयर मोर अबाउट मनी, इनको मनी, पैसे की ज़्यादा केयर है अपने फादर से। और इस झगड़े से हमें ये शो हो रहा है कि इनको चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने की ज़्यादा तलब है, मोर देन इम्पोर्टेंट टू देम फैमिली। अपनी जो फादर फोत हो गए हैं, फैमिली की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। और वो कहता है कि ये हक्का बक्का और इनका जो चेहरा उस वक्त उतर जाता है जब ये देखते हैं कि इनका जो फादर था मिस्टर मैरी वेदर, वो जब जिंदा उठता है, इससे इनकी है हिपोक्रेसी, यानी इनकी मुनाफकत जाहिर होती है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट वेज डज स्टैनली हॉटन यूज स्टायर टू क्रिटिसाइज फैमिली डायनामिक्स एंड सोशल वैल्यूज इन द प्ले, हाउ इफेक्टिव इज दिस अप्रोच इन कन्वेइंग हिज मैसेज। अच्छा बेटा, ये स्टैनली हॉटन कौन है? इस प्ले के राइटर हैं, जो आपकी ड्रामा है इसके राइटर हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो स्टैनली हॉटन है वो किस तरह स्टायर को यूज़ करता है। स्टायर कहते हैं बेटा तनकीद को, तंज नहीं करते किसी पे। ह्यूमर विद क्रिटिसिज्म, तनकीद भी है और उसमें मजाह भी है, तंज करता है। टू क्रिटिसाइज फैमिली डायनामिक्स एंड सोशल वैल्यू इन द प्ले, कि जो इस फैमिली की जो सोशल वैल्यू है इसको जाहिर करने के लिए, इसको इस पर तनकीद करने के लिए, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए वो किस तरह तंज को इस्तेमाल करता है ड्रामे में। और फिर ये जो उसका तंज करना था वो कितना इफेक्टिव होता है और किस तरह उसका मैसेज कन्वे हो जाता है ऑडियंस में। क्वेश्चन बेटा समझ आया है कि जो ड्रामे का राइटर है स्टैनली हॉटन, वो तंज को यूज करता है इस फैमिली की को क्रिटिसाइज, तनकीद करने के लिए कि इनकी वैल्यू क्या है यार। तो और फिर वो कहता है कि जो ये तंज करता है वो कितना इफेक्टिव है, और किस तरह वो अपने मैसेज को इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचा देता है, अपनी बात को जो ड्रामे के जरिए वो पहुंचाना चाह रहा है। तो ये हम आंसर करने लगे हैं जी। हॉटन जो उसका राइटर है, यूज स्टायर, स्टायर क्या है? ह्यूमर विद क्रिटिसिज्म। ये आप ब्रैकेट में ना लिखिएगा, लफ्ज याद रख लें। स्टायर का मतलब होता है तंज। तो हॉटन यूज स्टायर टू शो, क्या शो करवाने के लिए? सेल्फिशनेस एंड मोरल डिके ऑफ फैमिलीज। वो बताना चाह रहा है कि मुआशरे के अंदर किस तरह खुद गर्जी है, मुआशरे के अंदर किस तरह खुद गर्जी है, एंड मोरल डिके ऑफ फैमिली, और किस तरह उनकी जो अखलाकियात हैं वो मुर्दा हो चुकी हैं। हॉटन यूजेस स्टायर, वो तंज को यूज़ करता है टू शो, ये जाहिर करने के लिए कि मुआशरे के अंदर किस तरह फैमिली की अखलाकियात तबाह हो रही हैं, डिके हो रही हैं, हो चुकी हैं, और उन वो सेल्फिशनेस उनके अंदर आ गई है। ही यूजेस, वो यूज करता है एग्जैजरेटेड करेक्टर। एग्जैजरेटेड करेक्टर किसको कह रहा है वो? इन दोनों बहनों को कह रहा है, स्लेटर एंड जॉर्डन। एग्जैजरेटेड का मतलब है, देखें उसने इनको बाप की मौत पे लड़ता दिखाया है, हालांकि कोई इतना लड़ता नहीं है, लेकिन वो इनको, एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना, मतलब आम तौर पे तो इस तरह नहीं होता, लेकिन वो ना, ये इसके जो दो करेक्टर हैं जॉर्डन और स्लेटर, ये करेक्टर हैं इसके, ये इनको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि लड़ रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन वो इसलिए बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि मुआशरे के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, एग्जैजरेट का मतलब है मुबालगा रही करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, कि ही यूजेस एग्जैजरेटेड करेक्टर्स लाइक स्लेटर्स एंड जॉर्डन टू शो हाउ फैमिली बॉन्ड्स बिकम वीक व्हेन ग्रीड एंड मटेरियलिज्म टेक ओवर। वो कह रहे हैं कि
अपने इन दो करैक्टर के ज़रिए वो ये बताना चाह रहा है कि जब दरमियान में लालच आ जाए, जब मटेरियल का, पैसे का, चीज़ों का लालच आ जाए, तो फिर जो फैमिली बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, फिर उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो बात समझ आई बेटा आपको इसकी, कि ही यूजेस एग्जेजरेटेड करेक्टर स्लेटर एंड जॉर्डन, वो दोनों बहनों जो स्लेटर और जॉर्डन के करेक्टर को यूज करके ये शो करवाना चाह रहा है कि जब फैमिलियों के अंदर लालच आ जाए, पैसे की हवस आ जाए, तो जो फैमिली बॉन्ड है, फैमिली का आपस में जो ताल्लुक है वो वीक हो जाता है। द ह्यूमर, जो उसमें मज़ा उसने यूज़ किया, मेक द क्रिटिसिज्म स्ट्रोंगर, उस मज़ा की वजह से जो क्रिटिसाइज, जो तनकीद है वो और मजबूत हो जाती है। बिकॉज यानी जब ये ड्रामा चलता है तो ऑडियंस क्या है, ऑडियंस हंसती है ये देख के ना, ऑडियंस लाफ बट ऑल्सो फील द ट्रुथ बिहाइंड इट। लेकिन देखिए वो ये चीज़ें उनको लड़ते हुए, फादर मरा पड़ा है और ये लड़ रहे हैं, तो वो मजाक की बातें भी करें तो ऑडियंस हंसती भी है इनको देख के, लेकिन वो ये भी फील कर रही हैं कि ये कितनी लालची हैं। तो दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव एज इट मेक पीपल थिंक अबाउट देयर ओन वैल्यूज़। वो कह रहा है ये जो तंज और मजाक का उसने तरीका अपनाया है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि फिर लोग इससे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि उनकी अखलाकियात इस वक्त क्या हैं, ठीक है। अब हमसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये था कि जो स्टैनली हॉटन है, जो इस राइटर है इसका, वो किस तरह तंज को यूज़ करता है इन फैमिली की वैल्यूज़ को शो करवाने की, तो और वो कितनी इफ़ेक्टिव है। तो हमने कहा कि जो हॉटन है, जो राइटर है इस प्ले का, वो तंज को यूज़ कर रहा है और ये शो करवाता है फैमिली की सेल्फिशनेस को इस तंज के ज़रिए। और वो किस को यूज़ करता है, ये जो इसके दो करैक्टर हैं वो इनको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, ताकि वो ये बता सके क्या, कि जब लालच दरमियान में आ जाता है ना, तो फैमिली की जो आपस में ताल्लुक है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और फिर वो कहता है कि इसने अपने इस प्ले के अंदर ना ह्यूमर, मज़ाह भी ऐड किया है उनको तनकीद करने के लिए, इससे लोग हंस भी रहे हैं और असल जो इनके ट्रूथ बिहाइंड इट है, जो सबक है वो भी ले रहे हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड रहा। के बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डज द प्ले चैलेंज द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ फैमिली यूनिटी एंड अफेक्शन, व्हाट डज द डियर डिपार्टेड सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फैमिली टाइज व्हेन मटेरियल वेल्थ इज इन्वॉल्व्ड। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो प्ले है ये वाला, ये किस तरह चैलेंज करता है। हम कहते नहीं कि यार हमारी ख़ानदान के अंदर बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है, तो वो कहता है जो ट्रेडिशनल आइडिया आ रहा है फैमिली के इत्तेहाद का और उनके आपस के ताल्लुक का, वो किस तरह ये ड्रामा चैलेंज कर रहा है। चैलेंज से मुराद है, ये ड्रामा बता रहा है कि ये जो लोग आपके फैमिली मेंबर दावे करते हैं ना कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम तो मिलजुल के रहना चाहते हैं, ये ड्रामा चैलेंज कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। और वो कहता है कि बताएं कैसे नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द डियर डिपार्टेड सजेस्ट अबाउट द, वो कहता है कि ड्रामे में जो द डियर डिपार्टेड जो ड्रामा है वो क्या सजेस्ट करता है कि जब फैमिली में फैमिली जो आपस में टाई है, जिसका फैमिली मेंबर आपस में मिले हुए हैं, जब दौलत और पैसा इन्वॉल्व हो तो फिर उनकी यूनिटी किस तरह बिहेव करती है। बेटा बात समझ आई क्वेश्चन की, मतलब हम कितना दावा करते हैं कि हम तो अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम तो अपने कुनबे वालों से, अपने ख़ानदान से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वो कहता है ये ड्रामा इस चीज़ आपकी इस बात को चैलेंज कर रहा है कि नहीं आप नहीं करते। और वो बताता है कि देखिए कैसे जब पैसा इन्वॉल्व हो, जब दौलत इन्वॉल्व हो, जब माल इन्वॉल्व हो जाए, शामिल हो जाए, तो किस तरह फिर वो फैमिली की टाई बांधना, वो जो जोड़ है वो कहाँ जाता है। तो ये हमने इसमें बताना है। तो आंसर इज कि द प्ले चैलेंज करता है द इस बिलीफ को कि दैट फैमिली आर ऑलवेज यूनाइटेड बाय लव। हम कहते हैं ना कि भाई जो फैमिली है वो मोहब्बत के रिश्ते से जुड़ी होती है, ये ड्रामा उसको चैलेंज करता है कि नहीं ऐसा नहीं है। इट शोज दैट व्हेन मनी और प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व, जब पैसे की और माल जायदाद की बात आ जाए, फैमिली मेंबर कैन इजीली बिकम सेल्फिश। वो कहते हैं जब पैसे और माल की बात आ जाए तो वो सेल्फिश और कंपेटिटिव बन जाते हैं। सेल्फिश का मतलब क्या होता है, खुद गर्ज, और कंपेटिटिव ये मेरा ये मेरा,
ये बन जाते हैं कंपेटिटिव, तो वो मुकाबलेबाजी में आ जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर है भाई, वो ये प्ले चैलेंज करता है जो हम बिलीव करते हैं ना कि फैमिली भाई मोहब्बत से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब पैसा और माल जायदाद इन्वॉल्व हो जाए ना, तो फैमिली के मेंबर इजीली सेल्फिश बन जाते हैं और कंपेटिटिव हो जाते हैं। और ये द बिहेवियर ऑफ स्लेटर एंड जॉर्डन जो है, उन दोनों बहनों का बिहेवियर ये क्या शो कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट इज स्ट्रोंगर फॉर देन रियल लव। वो उनकी आपस की मोहब्बत नहीं ज़्यादा शो कर रही है, बल्कि वो सेल्फ इंटरेस्ट, मैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चीज़ शो कर रहा है। The play teaches the true family bond should be based on the love and sincerity, not on material possessions। कहते हैं इस प्ले से हमें ये सबक मिलता है कि जो असल फैमिली बॉन्ड है ना, वो मोहब्बत पे और ईमानदारी पे और सिंसेरिटी पे बेस होना चाहिए, ना कि ये जो हमें चीज़ें मिलती हैं एक दूसरों से, इस पे बेस होना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा हमारा क्या था कि जो हम बिलीव करते हैं ज़्यादातर कि जिन अक्सर फैमिलियों में बड़ी मोहब्बत और प्यार होता है और वो इत्तेफाक होता है, ये अर्थ यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये हरगिज़ हरगिज़ हमारे पाकिस्तानी मुआशरे की बातें नहीं हैं। हालांकि हमारे मुआशरे में भी ये चीज़ें हो रही हैं, मैंने खुद देखा है। बहन भाइयों को जायदाद के जब बात आती है वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मर जाते हैं, ये तो सिर्फ बहस कर रहे हैं। तो खैर ये हर जगह चलती है। तो वो कहता है कि ये जो हम बड़ी मोहब्बतों की बात करते हैं ना, जब पैसा और जायदादें इन्वॉल्व होती हैं ना, तो हर कोई सेल्फिश बन जाता है, कंपेटिटिव बन जाता है। और वो कहता है कि जो स्लेटर और जॉर्डन इस ड्रामे के अंदर मौजूद हैं, वो भी यही शो कर रही हैं कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन रियल लव से। तो वो कहता है कि असल तो भाई फैमिली बॉन्ड वो होता है जो मोहब्बत और सिंसेरिटी पे बेस हो, ना कि माल और पैसे पे बेस हो। ठीक है जी। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस प्ले इन द स्टोरी, हाउ माइट इट सिंबलाइज द कैरेक्टर्स एटीट्यूड टुवर्ड टाइम, रूटीन और इवन इनहेरिटेंस। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो क्लॉक पड़ा हुआ है मेंटल पीस के ऊपर, ये क्लॉक है, और जिसके ऊपर रखा होता है इसको मेंटल पीस, जिस पे वो रखते थे, ये इस तरह का ये। तो जो क्लॉक है मेंटल पीस पे पड़ा हुआ, ये क्या शो कर रहा है, व्हाट डज द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस प्ले इन द स्टोरी, इसका क्या किरदार है, इससे हमें क्या नज़र आ रहा है। तो हाउ माइट इट सिंबलाइज द करेक्टर्स, वो क्या इशारा करता है इन करेक्टर्स की, उन चीज़ों को किस तरह सिंबलाइज करता है करेक्टर को, यानी ये ड्रामे के अंदर इसको हाईलाइट करके क्यों दिखा रहे हैं। तो बेटा आंसर इसका गौर से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार आंसर है, समझने वाला है। देखें, ये वही बहनें हैं जो अपने बाप के सामने तो बड़ी अच्छी बन रही थी, हम अब्बा जी बस हमारी जान आप पे कुर्बान, माल आप पे कुर्बान, और ये और वो। अब जब वो चला गया है, टाइम दूसरा आ गया है, तो अब ये उनके सामान के पीछे भाग रही हैं। एक शेर बड़ा मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। तो कहते हैं कि एक अब यही दो बहनें थी, बाप के पीछे पागल हो जा, ये मेरा अब्बा जी हैं जी, अब्बा जी हैं, और अब उसके सामान पे लड़ रही हैं। तो वो एक शेर है कि एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक ही शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक ही शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदला तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तू बदलता है तो क्यों लोग भी बदल जाते हैं। मतलब जो टाइम बदलता है ना, तो लोग भी बदल जाते हैं। तो ये यही चीज़ शो कर रहा है वक्त जो है, यहाँ जो क्लॉक रखा हुआ है, कि देखिए ये दोनों बहनें वक्त के साथ किस तरह बदल गई हैं। अभी तो ये बाप की बड़ी लाडली बन रही थी और बड़ा कुछ, अब उसके सामान पे लड़ रही हैं। तो ये वक्त ये चीज़ शो कर रहा है। अब हम वर्डिंग पढ़ते हैं। द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस इज़ एन इम्पोर्टेंट सिंबल, ये एक अहम सिंबल है। ये टाइम को शो कर रहा है और वक्त की तब्दीली को शो कर रहा है कि जो वक्त के साथ साथ किस तरह फैमिली जो है फोकस करती हैं मटेरियल चीज़ों पे। वो मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई, बल्कि मटेरियल पोसेशन चीज़ों पे, मल्की मटेरियल पोसेशन क्या है, ये चीज़ें सारी, पोसेशन कहते हैं मलकियत को, इन पे फोकस कर रही हैं। टू द स्लैटर, वो एक बहन कहती है, द क्लॉक इज जस्ट अनदर आइटम टू ग्रैब,
वो स्लेटर सोच रही है ये तो मैं ग्रैब कर लूँ, मैं छीन लूँ। वी शो देयर ग्रीड, उससे लालच शो हो रहा है। इट ऑल्सो शो देयर रूटीन लाइफ, और ये कोई ये इनकी डेली लाइफ की चीज़ों को जाहिर कर रहा है कि ये हकीकत में इसी तरह लालची हैं। वेयर रियल इमोशंस आर मिसिंग, उनमें मोहब्बत और इमोशन कोई नहीं है। ऑन अ डीपर लेवल, और गहरी बात करें तो द क्लॉक शो टाइम एक्सपोजेज ट्रूथ। वो कहता है कि हम इससे भी बढ़ के गहरी बात करें तो देखें, ये वक्त हर चीज़ को जाहिर कर देता है कि ये जो बाप से मोहब्बतों के दावे कर रहे थे वो झूठे हैं। तो ये वक्त, ये इसलिए क्लॉक यहाँ चीज़, इस चीज़ का सिंबल है कि टाइम एक्सपोज ट्रूथ, ये सच्चाई को एक्सपोज कर देता है, पता चल जाता है कि ये सच्चा ये झूठा। दैट मटीरियल थिंग कैन नेवर रिप्लेस लव, चीज़ें हालांकि मोहब्बत और रिस्पेक्ट को और मॉरल वैल्यूज़ को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये जो मास्टरपीस मेंटल पीस के ऊपर क्लॉक रखा हुआ है, इस ये किस चीज़ का सिंबल है? वो कहते हैं ये सिंबल इस चीज़ का है कि वो हमें बता रहा है कि देखिए वक्त के साथ साथ कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। और देखिए लोगों के लिए कहते हैं वक्त और चेंज में जब चेंज आता है तो फैमिली किस पे फोकस कर रही हैं, ये मटेरियल पोसेशन पे फोकस कर रही हैं। और वो कहता है कि हम मज़ीद इसकी गहराई में जाएं तो हम कह सकते हैं कि असल में टाइम जो है ये सारों को एक्सपोज करता है ट्रूथ को। और वो कहता है कि जो टाइम बताता है, ये वक्त आता है तो तब पता चलता है कि ओहो, हमने चीज़ें तो ग्रैब कर ली, मटेरियल चीज़ें तो हमने ले ली, लेकिन इनके बदले हमें कभी लव और मोहब्बत और एहतराम और अखलाकी कदरें नहीं मिलती। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, how does this how does Victoria character differ from the adults around her? What does her perspective tell us about the younger generation views of the family's behavior? ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। ये विक्टोरिया है कि वो कहता है कि इस ड्रामे के अंदर ये जो विक्टोरिया बची है इसका बिहेवियर कैसा है। हाउ डज विक्टोरिया करेक्टर डिफर, और उनसे जो अडल्ट बड़े आपस में लड़ रहे हैं उनसे ये किस तरह अलग है, डिफर है। व्हाट डज हर पर्सपेक्टिव टेल, और जो इसका सोचने का नज़रिया है वो किस तरह एक यंगर जनरेशन, नई जनरेशन के बताता है कि वो फैमिली जो आजकल की फैमिली हैं उनसे मुख्तलिफ है। अक्सर होता नहीं है कि आपके चचा ताए, अल्लाह ना करे लड़े, में वैसे बात कर रहा हूँ, आपको लगता है यार ये देखें क्या कर रहे हैं। मतलब वो यही चीज़ इस ड्रामे में शो हो रहा है कि जो बची है ना उसका बड़ा मतलब वो बड़ी अपने बाप, जब वो जिंदा होके खड़ी होती है खुश भी हो जाती है और वो बड़ी तंग होती है कि यार ये चीज़ों के पीछे लड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि भाई हमें इसका बिहेवियर बताएं कि जो विक्टोरिया का करेक्टर है, बच्ची का करेक्टर है, वो डिफरेंट किस तरह है, अडल्ट यानी बड़ों से किस तरह डिफरेंट है। तो और हमें ये भी बताएं कि नई जनरेशन का ये किस तरह सोचती है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आंसर इज विक्टोरिया इज मोर इनोसेंट, मासूम है, ऑनेस्ट ईमानदार है और सेंसिबल, सेंसिबल बची है देन द एडल्ट्स। एडल्ट ये जो बड़े हैं इनसे ज़्यादा ये इनोसेंट, मासूम है, ईमानदार है और सेंसिबल है। शी फील्स अनकंफर्टेबल विद द मदर्स ग्रीड, वो अपनी माँ के इस लालच को देख के अनकंफर्टेबल हो रही है, परेशान हो रही है। एंड क्वेश्चन देयर रॉन्ग एक्शन, और उनके जो अपनी माँ के जो ये लड़ाई झगड़े के उस पे क्वेश्चन कर रही है, क्वेश्चंस देयर रॉन्ग एक्शन, वो जो उनका गलत रवैया है, गलत काम है, उन पे वो सवाल उठा रही है। व्हेन हर ग्रैंडफादर इज फाउंड अलाइव, और जब उनका बाप उठ के आ जाता है ना, शी इज़ ओनली वन ट्रूली हैप्पी, क्योंकि जब उनका ये बाप जो उन्हें लगता है कि ये तो मर गया है, जब ये उठ के खड़ा हो जाता है तो सारे हक्के बक्के रह जाते हैं और ये खुश हो जाती है। तो शी इज़ ओनली ट्रूली हैप्पी। हर रिएक्शन शो, इसका ये जो है खुश होना रिएक्शन शो कर रहा है कि दैट यंगर जनरेशन कैन स्टिल सी राइट एंड रॉन्ग। जो आज की नई जनरेशन है कम से कम वो ये देख सकती है, मसलन फुप्पो यार ये तो यूं करती है यूं करती है, लेकिन जो यंगर जनरेशन है वो समझ जाती है कि इस वक्त मदर सही कह रही हैं, इस वक्त फुप्पो सही कह रही हैं। तो थ्रू हर द राइटर शो और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चाइल्ड लाइक ऑनेस्टी एंड एडल्ट हिपोक्रेसी। वो इस ड्रामे के ज़रिए या इस सीन के ज़रिए बच्चों जैसी मोहब्बत और बड़ों की मुनाफकत को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, देखिए द राइटर शो अ कंट्रास्ट, एक कंपैरिजन दे रहा है, कंट्रास्ट पैदा कर रहा है कि बिटवीन चाइल्ड लाइक ऑनेस्टी, बच्चों की, देखें बच्चे कितने ऑनेस्ट हैं, और एडल्ट में कितनी मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था भाई, हमें बताएं जो विक्टोरिया का करेक्टर है किस तरह डिफरेंट है
तो हमने यही बताया कि बच्चे में ऑनेस्टी है, जबकि बड़े हिपोक्रेसी के मालिक हैं, बड़े लालची हैं। तो वो कहता है कि बच्ची तो बड़ी मासूम और ईमानदार है, सेंसिबल है, एडल्ट नहीं है, और वो अपनी माँ के इस लालच से अनकंफर्टेबल भी है, परेशान भी है, और वो उस जो माँ का रॉन्ग एक्शन है, वो पैसे और वो चीज़ों के छीनने का एक्शन है, उस पर वो सवाल भी उठा रही है। और जैसे ही वो अपने दादा नाना जी को ज़िंदा देखती है तो वो खुश भी हो जाती है। तो ये शो कर रहा है कि बच्चों की जो मोहब्बत है वो ऑनेस्ट होती है, जबकि बड़े हिपोक्रेसी दिखाते हैं, मुनाफिकत दिखाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डू द करेक्टर डिस्प्ले हिपोक्रेसी थ्रू आउट द प्ले। हिपोक्रेसी मुनाफिकत कैसे दिखा रहे हैं जो करेक्टर हैं दोनों, यानी ये जो दोनों करेक्टर हैं ये हिपोक्रेसी यानी मुनाफिकत कैसे दिखा रहे हैं। हमें कोई एग्जाम्पल दें कि उनके जो लफ्ज़ हैं वो बोल रहे हैं और जो उनके एक्शन हैं किस तरह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, किस तरह इन उसकी बातों में और उनके जो अमल हैं उनमें तजाद किस तरह है, उनकी मुनाफिकत किस तरह शो हो रही है। आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि द करेक्टर शो हिपोक्रेसी थ्रू देयर फेक वर्ड्स एंड डिसऑनेस्ट एक्शन। ये दो लफ्ज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके अल्फाज फेक हैं, झूठे हैं, और उनके एक्शन जो है ना ईमानदार नहीं है। यानी लफ्ज़ों में तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ना काले लिबास पहने हुए हैं, ये देखें काले लिबास पहने हुए हैं, और ये शो कर रहे हैं कि हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। दे वेयर ब्लैक क्लॉथ्स टू शो फॉल्स सैडनेस। वो झूठी मायूसी और दुख और परेशानी दिखाना चाह रहे हैं। मिसिस स्लेटर कह रही है शी वांट टू डू द राइट थिंग। जो इनमें एक बहन है वो कहना चाह रही है मैं तो अपने अब्बा जी के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, अच्छा करना चाहती थी, बट सीक्रेटली मूव हर फादर्स फर्नीचर। लेकिन चुपके चुपके जो फादर का फर्नीचर और जो चीज़ें रखी थी उनको भी खींचने की कोशिश कर रही है। मतलब बोल कुछ रही है, लफ्ज़ किस तरफ है, मैं तो फाय मेरे बाबा, पुअर फादर। पुअर का मतलब इंग्लिश में होता है हाय बेचारे मेरे बाबा मर गए, जो रोते हुए कहते हैं। मतलब लफ्ज़ क्या कह रहे हैं, बेचारे बाबा, मैं तो उनके लिए अच्छा करना चाह रही थी, वांट टू डू सम द राइट थिंग, मैं तो उनसे अच्छा करना चाह रही थी। लेकिन ये फेक वर्ड है उसके, पुए पुअर फादर, बेचारे बाबा। और दूसरा क्या कह रही है कि मैं तो इनके लिए अच्छा करना चाहती थी। ये लफ्ज़ हैं जो फेक वर्ड है। और डिसऑनेस्ट एक्शन क्या कर रही हैं, वो सीक्रेटली अपने फादर का जो फर्नीचर है वो अपने कमरे के अंदर लेके जा रही हैं, और वो कभी उनकी पैसों के बारे में सोच रही हैं, कभी चीज़ों के बारे में सोच रही हैं, और उनके जो वर्ड हैं वो लविंग नज़र आ रहे हैं, हाय मेरे अब्बा जी, बट देयर बिहेवियर शो, उनका जो काम है, एक्शन है, वो लालच और सेल्फिशनेस जो है वो शो कर रहा है। तो ये तजाद हमने बताना था। मतलब होता क्या ड्रामे में, मतलब ड्रामे में ये है कि वो वैसे तो अपने बाप के लिए मुंह से बोल रही हैं। आपने भी फौतगियों में हमने भी देखी हैं बाज़ औरतें मुंह से और रो रही होंगी और बीच में कुछ काम भी कह रही होंगी। तो ये भी इसी तरह वो कहता है कि ये तज़ाद को बयान करें, किस तरह तज़ाद है इनमें। यानी बोल क्या रही हैं, हाय मेरे अब्बा जी, मैं तो उनके लिए परेशान हूँ, दुख भरी हूँ, और काले कपड़े भी पहन लिए, और ये कह रही हैं कि मैं तो इनके लिए बहुत अच्छा कुछ करना चाह रही थी, और चुपके चुपके अपना उनका सामान जो है वो भी अपने रूम में शिफ्ट कर रही हैं। तो वो कहता है कि इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट है, इनमें इख्तलाफ है काम में, ठीक है। उसके जो वर्ड हैं वो फेक हैं, और मतलब बोल कुछ रही है और वो कर कुछ रही है, ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सेटिंग ऑफ द प्ले अ सिंगल कन्फाइंड रूम अफेक्ट द वे द करेक्टर इंटरेक्ट विद ईच अदर। What might this confined space suggest about the nature of their relationship? कि जो असल में ना इस क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है कि जो पूरे का पूरा ड्रामा है वो एक कन्फाइंड लिविंग रूम के अंदर क्यों है। यानी ये जो कमरा है ये कन्फाइंड क्यों है, कन्फाइंड का मतलब है महदूद, छोटा, नैरो क्यों है, छोटा क्यों रखा गया है ड्रामे के अंदर। तो वो अभी आंसर में आगे के बताएगा कि ये जो छोटा रूम जो है ना वो शो कर रहा है कि देखें इनकी सोच भी उसी तरह छोटी है, और वो आपस में एक ही जगह हैं तो वो आपस में किस तरह उलझ रहे हैं, ये इसकी बात अभी देखते हैं। द स्मॉल लिविंग रूम क्रिएट टेंशन अमंग द करेक्टर्स। ये एक टेंशन क्रिएट कर रहा है बिकॉज द स्पेस इज टाइट, जगह जो है वो कम है। देयर आर्गूमेंट एंड ग्रीड कम आउट क्विकली। जो उनकी लड़ाई है और जो उनका लालच है उस छोटी जगह में और जल्दी निकल के आ रहा है। द कन्फाइंड स्पेस, जो महदूद जगह है, शो हाउ नैरो एंड शैलो
देयर रिलेशनशिप आर, उनके जो रिश्ते हैं आपस में कितने छोटे हैं, किस तरह वो लड़ रहे हैं। देयर इज़ नो इमोशनल स्पेस फॉर रियल लव और रिस्पेक्ट। उनमें असल में ना वो कमरे की छोटेपन को उनकी सोच से कंपेयर करता है कि जैसे इस कमरे में कोई और जगह नहीं है चीज़ों के अलावा, इसी तरह इनके भी जहनों में मोहब्बत और इमोशन की जगह नहीं है, इस एहतराम और मोहब्बत की जगह नहीं है। दिस स्मॉल सेटिंग आल्सो सिंबलाइज देयर क्लोज माइंड, वो उनके क्लोज माइंड यानी नैरो माइंड और उनकी सेल्फिश बिहेवियर को शो करता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टैनली हॉटन ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द डियर डिपार्टेड टू बिल्ड टेंशन एंड रिवील द करेक्टर्स टू मोटिव्स। बेटा क्वेश्चन का सिंपल मतलब है, स्टैनली हॉटन जो कि इस ड्रामे के राइटर हैं, क्वेश्चन ये है कि किस तरह वो इस ड्रामे के इवेंट्स को किस तरह सीक्वेंस में रखता है और किस तरह ये जो ड्रामा है द डियर डिपार्टेड वो किस तरह एक टेंशन बिल्ड करता है और किस तरह वो जो करेक्टर की ट्रू मोटिव है उनकी नीयतों को किस तरह शो करता है, ये क्वेश्चन है। अभी आंसर करेंगे क्वेश्चन मजीद क्लियर हो जाएगा कि हॉटन बिल्ड अ टेंशन स्टेप बाय स्टेप, वो चीज़ों को ना इवेंट को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा है, यानी ड्रामा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। कैसे? एट फर्स्ट एवरी वन थिंक मिस्टर मैरी वेदर इज डेड, सब सोचते हैं कि जो उनका बाप था वो क्या हो गया है, वो मर गया है, सब यही सोच रहे हैं। तो ये हुआ पहले। एंड सिस्टर इमिजिएटली शो देयर ग्रीड, और जो बहनें थी उन्होंने अपना लालच शो कर दिया, ये मैं लूंगी, ये मैं लूंगी। और जैसे जैसे वो फाइट जो है वो इन चीज़ों के पीछे फाइट ओवर द बिलोंगिंग्स, इन चीज़ों के पीछे लड़ाई बढ़ती जाती है, उनका रियल मोटिव बिकम क्लियर, उनकी नीयतें जो हैं वो वाज़े होती जाती हैं। द टेंशन रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट व्हेन, जब लड़ाई जो है वो झगड़ा बिल्कुल पीक के ऊपर होता है, मतलब लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, वो मैं ये लूँगी, जब ये हाईएस्ट पे पहुंचता है तो जो मिस्टर मैरी वेदर था सडनली रिटर्न अलाइव, वो जो मुर्दा पड़ा हुआ था जब वो लड़ रहे होते हैं तो वो आके खड़ा हो जाता है और वो ये देखता है कि अच्छा, दिस सरप्राइज एक्सपोज देयर फेक लव, ये जो मुझसे मोहब्बत करते थे ये तो इनकी मुनाफकत थी, हिपोक्रेसी थी। द इवेंट ऑर्डर कीप द ऑडियंस इंटरेस्टेड, ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं इससे क्या है कि जो ड्रामे की ऑडियंस है उस उनमें भी इंटरेस्ट पैदा हो रहा है और ये शो कर रहा है कि हाउ ट्रूथ रिवील फॉल्स इमोशंस, वो ये कह रहा है कि देखें लोग किस तरह फॉल्स इमोशन को शो करते हैं और ये दिखाते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन हमारा सिंपल था कि ड्रामे के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं वो किस तरह एक टेंशन क्रिएट कर रही हैं। तो ड्रामे में होता भी ऐसे ही है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप उसमें टेंशन क्रिएट हो रही है। जो मिस्टर मैरी वेदर है, जो बूढ़ा आदमी है, वो सब शुरू में समझते हैं कि ये मर गया है। जब वो तो फ़ौरन से जो बहनें हैं वो चीज़ों के पीछे लालच दिखाती हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वो लड़ाई पीक पे पहुंचती है तो क्या होता है कि मिस्टर मैरी वेदर अचानक से ज़िंदा खड़ा हो जाता है और उनका जो फेक लव है वो एक्सपोज हो जाता है और उनकी मुनाफकत सामने निकल के आ जाती है। तो वो कहते हैं कि ये जो इवेंट हो रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, इससे ऑडियंस में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है और ये पता चल रहा है कि ट्रूथ रिवील फॉल्स इमोशन, सच्चाई ने सब कुछ जो इनके झूठे इमोशंस थे वो जाहिर कर दिए। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू theme of the dear departed remain relevant in modern society? Can you think of contemporary example where materialism impact family relationship in the similar way? वो कहते हैं कि जो ये ड्रामे में सब कुछ दिखाया जा रहा है ये हमारी जो सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, ये द डियर डिपार्टेड के ड्रामे के अंदर दिखाई जा रही है, वो किस तरह इससे रिलेट करती है चीज़ें, कैसे हम हमारी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ें, हमें कोई एग्जाम्पल दें इस तरह की। द थीम ऑफ द प्ले आर स्टिल रेलिवेंट टुडे, वो कहता है कि जो ये थीम है इस प्ले का वो आज भी रेलिवेंट है, बिकॉज मटेरियलिज्म का बेटा मतलब होता है चीज़ों की और माल दौलत की लालच करना, स्टिल अफेक्ट फैमिलीज, ये जो मटेरियलिज्म है, माल दौलत की हवस है, इससे फैमिलियां जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। इवन टुडे फैमिली फाइट ओवर द, वो लड़ाई आप देखते नहीं है, जो जब पैसे की बात आ जाती है, जब प्रॉपर्टी की बात आ जाती है, ज़मीन जायदाद की बात आ जाती है, विरासत की बात आ जाती है, तो फैमिली लड़ना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक द सिस्टर इन द प्ले, जैसे ये जो लड़कियां हैं, ये बहनें हैं, ये लड़ रही हैं। तो सच फाइट ब्रेक इमोशनल बॉन्ड्स,
एंड क्रिएट डिस्टेंस अमॉन्ग सिबलिंग्स। इस बहन भाइयों में जो है ना वो क्या हो जाता है, उनकी जो इमोशनल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और एक डिस्टेंस बन जाता है बहन भाइयों के दरमियान। द प्ले रिमाइंड्स अस, वो इस प्ले से ये हमें याद दिलाती है कि रियल हैप्पीनेस कम फ्रॉम लव। कहते हैं कि जो रियल जो हैप्पीनेस है वो मोहब्बत से आती है, इत्तेहाद से आती है, एहतराम से खुशियाँ आती हैं, नॉट फ्रॉम द वेल्थ, दौलत से नहीं आती। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये जो चीज़ें ड्रामे में दिखाई गई हैं कि क्या मौजूदा ज़िंदगी में भी हो रही हैं रोज़मर्रा की, तो जी बिल्कुल हो रही हैं। और वो ये दिखाती हैं कि जो माल दौलत की मटीरियलिज्म की हवस है ये फैमिली को अफेक्ट करती हैं, असरअंदाज करती हैं। वो कहता है कि हम देखते हैं कि दौलत के पीछे, जायदाद के पीछे, वरासत के पीछे फैमिलियाँ आपस में लड़ पड़ती हैं, जो जैसा कि वो सिस्टर आप प्ले के अंदर लड़ रही हैं। और इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं वो इमोशनल बॉन्ड को तोड़ देती हैं और बहन भाइयों के दरमियान एक डिस्टेंस पैदा कर देती हैं। ये ड्रामा असल में हमें ये याद दिलाता है कि भाई खुशियाँ जो हैं वो पैसे से नहीं आती हैं, बल्कि मोहब्बत से आती हैं, इत्तेहाद से आती हैं, एहतराम से आती हैं। ठीक है जी। इसके बाद बेटा हमारे पास ना जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसमें जो कुछ क्वेश्चन कट हो गए हैं, तो रिव्यू 2 से भी आपका एक क्वेश्चन आना है। तो ये इसका मतलब दो क्वेश्चन आप, दो रिव्यू 2 से बचे हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन। ठीक है। तो हाँ बस ये आगे इसकी उर्दू उर्दू है। तो ये दो इसके ये क्वेश्चन हम अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, what does the title The Dear Departed suggest about the play's theme and how is it ironic in context of the story? कि जो डियर डिपार्टेड उसका नाम रखा गया है, इसमें क्या सजेस्ट करता है? द टाइटल द डियर डिपार्टेड सजेस्ट दैट सम वन लव्ड हैज डाइड। अच्छा, द डियर डिपार्टेड का मतलब पता क्या होता है? ये जो आपका प्ले का नाम है द डियर डिपार्टेड, कि कोई प्यारा मर गया। द डियर डिपार्टेड का मतलब क्या है बेटा? कि कोई प्यारा मर गया, यानी ये द डियर डिपार्टेड, डिपार्ट का मतलब मर गया। तो द टाइटल द डियर डिपार्टेड सजेस्ट दैट समवन लव्ड, किसी का प्यारा जो है वो मर गया है। बट द आयरनी इज दैट द पर्सन इज नॉट डियर, बल्कि हकीकत तो ये है कि जो पर्सन मरा था वो डियर नहीं है टू हिज इस फैमिली के लिए एट ऑल, क्योंकि वो उन्हें तो अपनी इस्मानों की पड़ी हुई है, वो इनके लिए एक्चुअली प्यारा नहीं था। उन्होंने तंज में इसका नाम रखा डियर डिपार्टेड। द डॉटर केयर मोर अबाउट हिज प्रॉपर्टी देन हिज लाइफ। वो तो प्रॉपर्टी की केयर कर रही हैं, चीज़ों के पीछे लड़ रही हैं, उन्हें तो ये चीज़ें चाहिए ही नहीं, ये बंदा तो चाहिए ही नहीं था। इंस्टेड ऑफ मोर्निंग दे फाइट ओवर हिज थिंग्स। उसको बचाने की, उसकी फिक्र करने के बजाय वो तो क्या कर रही हैं, वो तो चीज़ों के पीछे लड़ रही हैं। द बिगेस्ट आयरनी इज द दैट ही हैज़ नॉट इवन डिपार्टेड। और इससे भी बड़ा मज़ा तब आता है जब हमें ये पता चलता है कि जो वो बंदा था मिस्टर एबिल मैरी वेदर, जिसका पूरा नाम क्या है, मिस्टर एबी मैरी वेदर, इज स्टिल लाइव। मज़ा तो तब आता है, वो कहता है जब वो जिंदा निकलता है। हिज रिटर्न, उसकी वापसी एक्सपोज कर देती है हर चीज़ को, उस फैमिली की ग्रीड को, लालच को, उनकी झूठ को और उनकी मुनाफकत को एक्सपोज कर देती है। दिस शो द मेन थीम ऑफ द प्ले क्या है कि सेल्फिशनेस एंड मोरल डिके, अखलाकियात डिके हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, जो राइटर ने इसका नाम रखा है द डियर डिपार्टेड, ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? तो वो कहता है ये सजेस्ट ये कर रहा है, ये इसने नाम तंज में रखा है, इसका मतलब तो ये होता है कि किसी का प्यारा मर गया है, लेकिन जो मरा था वो असल में कि उसकी फैमिली के लिए प्यारा था ही नहीं, क्योंकि उसकी जो बेटियां हैं वो उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी की फ़िक्र में लगी हुई हैं, ये मुझे मिल जाए, वो लड़ रही हैं चीज़ों के पीछे। और वो कहता है कि मज़ा तो तब आता है जब मिस्टर एबिल मैरी वेदर है, जो डिपार्ट हो गया था, जिसको वो सोच रही थी कि मर गया, वो ज़िंदा निकल उठता है। और जब वो वापस होता है तो वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, जो उस फैमिली की दोनों बहनों की लालच है, उनका झूठ है और उनकी मुनाफकत है, वो जाहिर हो जाती है। और ये शो करती, इसमें मेन थीम क्या है प्ले का? सेल्फिशनेस और यानी खुद गर्जी है और अखलाकियात की मौत है, यानी तबाह है, हमारी अखलाकियात तबाह हो गई हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी, बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है। What role does humor play in the
Dear departed, how does Houghton use humor to convey serious theme like family conflict and hypocrisy? अच्छा, ह्यूमर इसमें ना हमने तो, क्योंकि हमने तो डिस्कस नहीं किया ना पूरा प्ले, हम तो क्वेश्चन आंसर याद करना चाह रहे हैं। इसने इस ड्रामे के अंदर ह्यूमर भी रखा है, यानी मतलब तंज और मजाक भी रखा है। तो वो कहता है ड्रामे में मजाक का क्या रोल है। जो हॉटन यानी जो इसके राइटर हैं, इसने मजाक इसमें रखा है, तो इससे सीरियस थीम, जो उनकी फैमिली है वो, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा और उनकी मुनाफकत, वो किस तरह इस चीज़ को ह्यूमर के ज़रिए यानी तंज मजाक के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है। तो इसमें तंज और मजाक का, ह्यूमर का क्या रोल है। तो वो कहता है कि ह्यूमर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्ले। इट मेक्स सीरियस इशू ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मोर मेमोरेबल। वो हालांकि एक बहुत बड़ा इशू था कि लोग जब मरते हैं तो उन पे रोने के बजाय सामानों के पीछे भागते हैं, ये एक इशू था। तो वो तंज़ो मज़ाक के ज़रिए इस सीरियस इशू को लोगों को समझने और इसको याद रखने में आसानी फराहम कर रहा है। जो ह्यूमर है, तंज़ो मज़ाक है। हॉटन जो राइटर है इसका, यूज़ फनी सिचुएशन, वो एक फनी सिचुएशन यूज़ करता है, आयरनी टू शो ग्रीड, कन्फ्लिक्ट एंड हिपोक्रेसी। वो ना एक बड़ी फनी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ड्रामे में, उनके लालच को दिखाने के लिए, उनके झगड़ों को दिखाने के लिए, उनकी मुनाफ़क़त को दिखाने के लिए। वो कहता है फॉर एग्जांपल, सिस्टर स्टार्ट फाइटिंग ओवर द बिलोंगिंग इवन बिफोर कंफर्मिंग देयर फादर्स डेथ। उन्हें अभी पता भी नहीं है कि वो जिंदा है मर गया, बस वो जल्दी 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 सामान समेट रही हैं। तो एक फन क्रिएट हो रहा है, दिस बहुत फनी एंड शेमफुल। वो कहते हैं ये फनी भी लग रहा है लेकिन उनके लिए शर्मनाक भी लग रहा है। थ्रू ह्यूमर, इस तंजो मजाक के जरिए हॉटन जो राइटर है वो तनकीद करता है हाउ फैमिली लव हैज़ वीकेंड, कि फैमिली की मोहब्बतें कैसे कमज़ोर पड़ गई हैं बिकॉज ऑफ खुद गर्जी और इस माल की हवस ने। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था भाई, तंज मजाक किस तरह रोल प्ले कर रहा है। हमारा आंसर है भाई, तंज मजाक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इससे एक सीरियस जो इशू था, उस इशू को तंज के ज़रिए एक समझने में और याद करने में हमें आसानी हो रही है। वो एक फ़नी सिचुएशन क्रिएट करता है और वो जो फैमिली थी उसका लालच, उसके झगड़े और उसकी मुनाफ़कत को शो करता है। मिसाल के तौर पे, वो उन्हें अभी पता भी नहीं है वो मरा है ज़िंदा है, वो उनकी चीज़ों को डिवाइड करना शुरू कर देती है, उनके पीछे लड़ना शुरू कर देती है। बाद में पता चलता है वो तो ज़िंदा हो गया। तो वो कहते हैं उनको इस तरह चीज़ें खींचते हुए, ढूंढते हुए, मतलब बड़ा वो झपट्टे मार रहे हैं और पीछे से वो जो है ना वो सामने आ जाता है। तो वो बड़ा फनी भी लग रहा है लेकिन इनके लिए शेमफुल भी है कि यार ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कहता है कि इस तरह ये फैमिली की को क्रिटिसाइज करता है कि जो खुद गर्जी है और जो माल की हवस ने हमें, हमारी फैमिली की मोहब्बत को कमज़ोर कर दिया है। तो ये बेटा हमारा प्ले था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। बेटा एक आध बार वीडियो को और सुन लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये नोट्स का मैंने आपसे वादा किया था बेटा, इसके नीचे मैंने उर्दू मीडियम भी लिखे हुए हैं। नोट्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आपने इसको जो है एक बार रीड करना है, वीडियो को सुनना है। इंशाल्लाह क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं आपके, इनको तैयार करें बेटा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मेरी दुआ भी है, ये मेरी दवा थी और दुआ है कि अल्लाह करे आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, A+ ग्रेड आए आप लोगों के। बेटा आमीन ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये कैसा लगा बेटा ज़रूर कमेंट में बताना है। ठीक है। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफिज़।